तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेरो इलेक्ट्रिसिटी। फेरो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की, सभी की नहीं, कुछ खास तरह के डाइलेक्ट्रिक्स जो है उनमें ये प्रॉपर्टी देखने में आती है। तो क्या होती है फेरो इलेक्ट्रिसिटी, क्या प्रॉपर्टी ये डाइलेक्ट्रिक्स शो करते हैं, तो जरा इसको समझने की कोशिश करें। फेरो इलेक्ट्रिसिटी हम ये वो क्रिस्टल जो है एग्जिबिट करते हैं जिन क्रिस्टल के अंदर स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन देखने में मिलता है, यानी जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल स्पॉन्टेनियस जो है पोलराइजेशन शो करते हैं, वहां हम कहते हैं कि ये जो है फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है और ये जो इफेक्ट है ये फेरो इलेक्ट्रिसिटी है। तो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन मतलब आप इस तरह से समझ लीजिए, जैसे हम पिछली बार बात कर रहे थे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के केस में, कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है कि जब हम मटेरियल को फील्ड अप्लाई करते हैं तो मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जो है वो अलाइन हो जाता है। यहाँ हम इसको इस तरह से दिखा सकते, बता सकते हैं। कि सपोज ये हमारा डाइपोल है और हमने इसको फील्ड अप्लाई किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो जो हमारा डाइपोल है ये इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जो है ये रोटेट होता है, अलाइन हो जाता है। लेकिन जब हम फील्ड रिमूव करते हैं तो जैसा हमने पहले भी बताया था कि ये जो डाइपोल है वापस अपनी डायरेक्शन में आने की कोशिश करता है, लेकिन फील्ड रिमूव करने पर मटेरियल पूरी तरह से जो है वापस अपनी पोजीशन में नहीं आ पाता, यानी मटेरियल जो है वो पोलराइज्ड रह जाता है। इसी को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन, यानी मटेरियल जो है फील्ड रिमूव करने के बाद भी पोलराइज्ड रह जाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन या फेरो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ खास तरह के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वही ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे कि बेरियम टाइटेनेट है और आपके इसको BaTiO3 बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट है NaNO3, रोशे साल्ट जो है ये भी ये प्रॉपर्टी शो करता है। रोशे साल्ट आपको पता ही है, रोशे साल्ट हम बोलते हैं, किसको बोलते हैं? रोशे साल्ट कहते हैं C4H4C4H4O6 इंटू 4H2। ये रोशे साल्ट का केमिकल फॉर्मूला होता है। तो रोशे साल्ट जो है ये प्रॉपर्टी शो करता है पोटेशियम नेबोएट KnBO3, ये भी जो है आपके फेरो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी शो करता है। और पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट KH2PO4, इस तरह से बहुत हैं जो आपके फेरो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी जो है वो शो करते हैं। तो अगर हम इन मटेरियल्स पर फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये पोलराइज हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और जैसे ही फील्ड रिमूव करते हैं ये फिर भी कुछ पोलराइजेशन इनके अंदर रह जाता है। तो क्या ये मटेरियल वापस अपनी पोजीशन को नहीं गेन कर पाते, यानी रीओरिएंट नहीं हो पाते? तो ऐसा नहीं होता। देखने में ये आता है जब हम इन्हें फिर से अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करते हैं
तो ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। एक खास चीज और देखने में मिलती है कि इन क्रिस्टल्स के अंदर जो है वो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो इन मटेरियल्स में देखने में मिलता है। और ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ जो है ये वेरी करता है। अगर हम इसके रिलेशन की बात करें तो इनका जो टेम्परेचर के साथ रिलेशन होता है वो होता है एप्सिलॉन इक्वल्स टू सी। एक कांस्टेंट है ये, अभी इस कांस्टेंट का नाम बताएंगे, ओवर टी माइनस टी सी। टी सी, टी सी क्या है? टी सी है हमारा क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर मटेरियल वापस जो है अपनी टेम्परेचर अगर हम प्रोवाइड करें तो वापस मटेरियल अपनी पूरी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेता है, ठीक है। और ये जो सी है इसको हम बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो हमारा सी है, वेयर सी जो है ये है हमारा क्यूरी कांस्टेंट। और ये जो हमारा टीसी है ये हमारा कहलाता है क्यूरी टेम्परेचर। टेम्परेचर तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, बशर्ते जो अप्लाइड टेम्परेचर टी है ये ग्रेटर देन टीसी होना चाहिए। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्यूरी वाइस लॉ। क्यूरी वाइस लॉ। तो इसको हम बोलते हैं क्यूरी वाइस लॉ। तो ये टेम्परेचर के साथ जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है उनके जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उनके बीच का रिलेशन है। क्या होता है अगर हम पूरा कंप्लीट एक साइकिल या अगर हम इसे अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे रखें तो जरा इसके बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टडी करते हैं। सपोज ये हमारा डाइपोल है और हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ये सपोज इस पोजीशन में है, हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इस डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर क्या होगा, शुरू में तो ये मूव नहीं करेगा, पहले अपोज करेगा अपने ऊपर लगने वाले फोर्स का, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से ये इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलाइन होना शुरू होगा, यानी पोलराइज होना शुरू होगा। तो अगर हम P वर्सेस E अगर ग्राफ प्लॉट करें तो ये वो पॉइंट होगा जहां से ये मटेरियल जो है पोलराइज होना शुरू होगा, स्टार्ट होना शुरू होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलाइन होना शुरू होगा। तो ये इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलाइन होना शुरू होगा, ये तो ये डॉटेड कर्व हमने दिखा रखा है, इसके अकॉर्डिंग जो है ये अलाइन होना शुरू होगा, ठीक है। ये जैसे जैसे फील्ड बढ़ाते जाएंगे मटेरियल अलाइन होना शुरू हो जाएगा, और कब तक होगा, जब तक ये पूरी तरह से अलाइन नहीं हो जाएगा फील्ड की डायरेक्शन में। यानी फिर हम कितना भी, एक बार अगर ये अलाइन हो गया फील्ड की डायरेक्शन में, फिर हम चाहे कितना भी फील्ड अप्लाई करते रहें मटेरियल पोलराइज नहीं होगा, यानी वो सैचुरेट हो जाएगा। तो ये वो पॉइंट है जहां पर वो सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को हम कहते हैं पी एस
सैचुरेशन पोलराइजेशन, पीएसए से डिनोट करते हैं सैचुरेशन पोलराइजेशन, इस पॉइंट को। पर जैसे ही हम फील्ड रिमूव करते हैं, जैसे ही फील्ड रिमूव करते हैं, मटेरियल वापस अपनी डायरेक्शन में आना शुरू करता है, वापस अपनी पोजीशन में आना शुरू करता है। और जैसा हम पहले बता रहे थे कि मटेरियल पूरी तरह से अपनी पोजीशन में नहीं आ पाता, वो कुछ ना कुछ मटेरियल जो है वो पोलराइज रह जाता है। तो इसको हम बोलते हैं, ये जो पॉइंट यहां पर, जहां पर फील्ड देखिए जीरो हो गया, पूरी तरह से रिमूव हो गया, लेकिन मटेरियल में फिर भी पोलराइजेशन है, तो इस पोलराइजेशन की वैल्यू को हम बोलते हैं रेमिनेंट पोलराइजेशन, PR, रेमिनेंट पोलराइजेशन, PR। जिसको कि इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मटेरियल की स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन या फेरोइलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो वैल्यू हुई पोलराइजेशन की, इसको हम बोलते हैं रेमिनेंट पोलराइजेशन, PR। अब अगर हम मटेरियल को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर आना चाह रहे हैं, तो हमें धकेलना पड़ेगा इसे उल्टी डायरेक्शन में, यानी कि हमें फोर्स लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन से। यानी फील्ड की जो वैल्यू है, जो फील्ड की डायरेक्शन है, उससे हमें रिवर्स करनी पड़ेगी। तो अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करें, तो देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई हो रहा है, तो मटेरियल वापस धीरे धीरे अपनी पोजीशन में आना शुरू करेगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर मटेरियल वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा, यानी पोलराइजेशन जीरो हो जाएगा। ये देखिए इस पॉइंट पर आकर मटेरियल वापस अपनी पोजीशन में आ गया, यानी रीओरिएंट हो गया, उसी पोजीशन में आ गया, पोलराइजेशन जीरो हो गया। तो ये जो फोर्स है, जहां पर आकर मटेरियल जो है अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाता है, यानी रीओरिएंट हो जाता है, इस फोर्स को हम बोलते हैं कोरेसिव फोर्स, कोरेसिव फोर्स। EC से इस वैल्यू को डिनोट किया जाता है, EC, वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जहां पर आकर मटेरियल वापस नॉर्मल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, और इस वैल्यू को डिफाइन करते हैं कोरेसिव फोर्स। और अगर हम फर्दर उसी डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करते रहें, तो वो क्या होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो जाएगा मटेरियल, फिर इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, फिर से सैचुरेशन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो आप देखते हैं नीचे वाला जो हाफ बना रहे हैं, इस डायरेक्शन में फिर से सैचुरेशन मिलेगा इस डायरेक्शन में, और फिर अगर हम फील्ड को रिमूव करें तो फिर से रेमिनेंट इंडक्शन मिलेगा, और फिर से नॉर्मल पोजीशन में लाना है तो अपोजिट डायरेक्शन से फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से कंप्लीट एक साइकिल का अगर हम रोटेशन दें मटेरियल को, तो देखने में आता है कि वो इस तरह का कर्व शो करता है, यानी पोलराइजेशन वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड जो कर्व आता है वो इस तरह का आता है, जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं। इस कर्व को हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोसेस में एनर्जी डेवलप होती है, हमने पहले भी कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है, टाउ डी थीटा वर्क से इस प्रोसेस में एनर्जी डेवलप होती है। तो ये एनर्जी जो डेवलप हुई, ये इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है ये रेडिएट हो जाती है, लॉस हो जाती है, ठीक है। तो इस एनर्जी लॉस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना लॉस हुआ है इस ग्राफ की हेल्प से। तो देखने में ये आता है कि जितना ये एरिया ग्राफ कवर करता है, उतना एनर्जी का लॉस एक साइकिल के रोटेशन में होता है। इस कर्व को हम बोलते हैं पीई कर्व या हिस्टैरिसीस कर्व, पीई कर्व या हिस्टैरिसीस कर्व। तो ये हिस्टैरिसीस कर्व जितना एरिया कवर करता है, जितना कवर
कब लेता है, एनक्लोज्ड एरिया जो है उस एरिया के बराबर एनर्जी लॉस होता है, और इस लॉस को हम हिस्टैरिसीस लॉस भी बोलते हैं। इस लॉस को हम हिस्टैरिसीस लॉस भी बोलते हैं। तो ये फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स जो है वो हिस्टैरिसीस शो करते हैं या हिस्टैरिसीस लॉस। तो ये है आपके फेरो इलेक्ट्रिसिटी या फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स।